हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में क्या वाकई जबरन धर्मांतरण हो रहा है? क्या इसे लेकर कड़े कदम उठाने की जरूरत है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार मुखर होकर राज्य सरकार को घेर रही है। प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय नेता तक आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। ताजा बयान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का है, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में योजनाबद्ध तरीके से लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को सांप्रदायिकता फैलाने में मास्टरी है। जहां उनकी सरकार नहीं है वहां इस तरह के प्रोपेगेंडा कर लोगों को भड़काते हैं। इसे लेकर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण हो रहा है? क्या 2023 में चुनावी मुद्दा बनेगा धर्मांतरण? जी हां, छत्तीसगढ़ में सत्ता की लड़ाई अब तक धान, किसान, शराबबंदी और आदिवासियों के हक जैसे मुद्दों पर लड़ी जाती रही। लेकिन हाल के कुछ दिनों में बीजेपी ने धर्मांतरण के मुद्दे को जिस तरह जोर शोर से उछाला, ये कहना गलत ना होगा कि मिशन 2023 में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा धर्मांतरण। पहले ईसाई मिशनरियों द्वारा कथित तौर पर धर्मांतरण कराए जाने के मामले को उठाना हो, फिर कवर्धा विवाद को लेकर राज्य सरकार को आक्रामक तरीके से घेरने की कोशिश, इन सब से साफ लग रहा है कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। धर्मांतरण पर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता अपने तेवर पहले ही साफ कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ आने वाले बीजेपी के केंद्रीय नेता भी भूपेश सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकते। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रदेश के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासी इलाकों में जो स्थिति बन रही है उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ा विवाद बनेगा। किसी समाज को तोड़ने का प्रयास हो, ये सीख नहीं है और न कोई स्वीकार करता है इस बात को। हमारे राइवल समाज में भी इस प्रकार की स्थिति है, आज है, बड़े लोग है इस बात को लेकर के मुखर भी हो रहे हैं और धीरे धीरे इन सब परिस्थितियों के बारे में होगा तो आपस में विवाद की स्थिति भी बनेगी, तो फिर झगड़े होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और भूपेश सरकार पर हमला बोला तो जवाब देने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए और तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस को सांप्रदायिकता फैलाने में मास्टरी हासिल है। जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है वहां ये ऐसे अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ऐसे हैं जिसको धर्मांतरण और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का उनके पास मास्टरी है और जहां ये सरकार में नहीं होते इसी असर के माध्यम से वहां अस्थिरता पैदा करते हैं। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में गरमाई राजनीति के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण की शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर चुकी हैं। बहरहाल धर्मांतरण पर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच एक सच्चाई ये भी है कि 3 साल की भूपेश सरकार ने बीजेपी को ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिया जिसे लेकर वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें। यही वजह कि बीजेपी अब धर्मांतरण के मामले में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में है। लेकिन क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण पर वाकई किसी दल को जनता का साथ मिलेगा? ये सबसे अहम सवाल है। राजेश मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बीजेपी के जो भी नेता दिल्ली से आते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों चाहे प्रदेश प्रभारी हों, उनके जो बयान होते हैं वो एक लाइन पर इस समय चल रहे हैं, वो है धर्मांतरण। और थोड़ा सा उसमें एक घालमेल हो रहा है सांप्रदायिकता का, जो आपने कवर्धा में देखा, जसपुर में उसको रंग देने की कोशिश की गई। इसकी शुरुआत हुई सुकमा से, जब एसपी का एक इंटरनल जो लेटर है वो मीडिया में जारी हो गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, राम विचार नेताम, रेणुका सिंह, ऐसे तमाम नेता उसमें कूद पड़े, फिर सरोज पांडे, और ऐसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसकी श्रृंखला बनाई। उसमें जो आग में घी का काम पुरानी बस्ती घटना ने किया, अभी 2 दिन पहले भिलाई में जो घटना हुई,
ये सारी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ को मुद्दा बनाना चाह रही है, जिस चीज़ को उठाना चाह रही है, वो उसके अनुकूल चीज़ें मिलती जा रही हैं और बाकी जो उनके मुद्दे थे, धान, किसान और बाकी चीज़ें, वो उतने उनके क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा ऐसा है जो उसकी पार्टी से मेल भी खाता है, जो जिस लाइन पे वो राजनीति करते हैं उस लाइन पे। लेकिन इसको लेकर सरकार कितनी संजीदा है, क्या सरकार इसको वाकई में समस्या मानती है, ये समस्या है भी या नहीं है, या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण का एक इतिहास रहा है, जब रविशंकर शुक्ल जी ने इसके लिए एक नियोगी आयोग का गठन किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसके लिए एक आयोग का गठन किया था। और जो फग्गन सिंह कुलस्ते वो मंडला से सांसद हैं, मंडला छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और वहाँ पर भी धर्मांतरण की गतिविधियाँ जो डिंडोरी और बाकी इलाकों में सुनी जाती हैं। उनसे छत्तीसगढ़ का कितना साम्य है, छत्तीसगढ़ में ये मुद्दा कितना हिट करेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है और इसकी वास्तविकता भी है, लेकिन सरकार इसकी वास्तविकता को कितना समझती है और इसको कितना राजनीतिक मुद्दा बनने देती है, ये सरकार पर डिपेंड करता है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव हैं जो RDA के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं जो कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं, प्रदेश के किसान नेता भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आपसे बात कर ली जाए कि आपकी पार्टी को लगता है कि धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में, ये शब्द मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी आरोप लगा रही सरकार के संरक्षण में, सरकार क्या संरक्षण देती है? देखिए शिरीष जी, संरक्षण की परिभाषा ये है कि यदि किसी दल का शासन है, किसी दल के शासक हैं, शासन उनकी सत्ता है, और यदि कोई कंप्लेंट्स आती है, कोई थानों के अंदर में बातें आती हैं, जनता के द्वारा ये सब बातें आती हैं और उस पर यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, सरकार कान बंद करके बहरी बन जाती है, तो उसको ही राजनीतिक भाषा में संरक्षण कहा जाता है। लगातार धर्मांतरण के मुद्दे आए जो कि चर्चा का आज केंद्र है, लेकिन सरकार ने एक भी कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उस पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मुखिया हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसी को कहते हैं कि ये धर्मांतरण की राजनीति करना चाहते हैं। तो इसको संरक्षण नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? दूसरा विषय, धर्मांतरण के बारे में बातचीत हो रही थी। देखिए, धर्मांतरण मुद्दा नहीं है, ये बार बार मुद्दे की बात करते हैं कि बीजेपी के लिए मुद्दा है 2023 और 2028, इससे हमें कहीं फर्क नहीं पड़ता। देखिए, धर्मांतरण जो है एक हमारी आस्था है, एक हमारा विश्वास है, और आज नहीं, आपको भी शायद पीछे जाने की आवश्यकता होगी, कांग्रेस के लोगों को भी, कि देश की आजादी के बाद से जनसंघ का जब से निर्माण हुआ, ये हमारा संकल्प है। जिस राम मंदिर को, जिस आर्टिकल 370 को, जिस 3 तलाक को, जिस धर्मांतरण को ये कहते थे कि हम राजनीतिक मुद्दा बनाकर लाभ लेना चाहते हैं, आपने देखा, भले हमें समय लग गया, सरकार बनी, हमने आर्टिकल 370 को भी समाप्त किया, हमने राम मंदिर के लिए हम बड़ी ईमानदारी के साथ में लड़े, और उसी तर्ज पर अब धर्मांतरण भी, देश के अंदर में कानून है, कानून के तहत यदि धर्मांतरण होता है हमें कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरिया धर्मांतरण एक कार्ययोजना के तहत, एक विशेष कार्ययोजना बनाकर वोट बैंक की राजनीति करके यदि इस तरह की कामों को किया जाएगा तो निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ में बीजेपी हमेशा खड़ी रहेगी, बड़ी ताकत के साथ में खड़ी रहेगी। और आज इस IBC में मेरा आरोप है कि मुद्दा जो है, इस तरह का जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि देखिए, देश की आजादी भी जो हुई वो धर्म के आधार पर हुई, जिसकी अगुवाई कांग्रेस ने की, और एक संप्रदाय विशेष के लोगों का वोट बटोरने के लिए हमेशा ये जानबूझकर एक मुद्दा बनाकर RSS और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं, कड़े शब्दों में कहते हैं, ताकि वो संप्रदाय विशेष के लोग जिनको डरा भला करके किसी भी तरीके से वो कांग्रेस के साथ में जुड़े रहे। ये मेरा खुला आरोप है कि मुद्दा, संजय जी, धर्मांतरण का मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा है कि बीजेपी और RSS को बदनाम करें, और इधर अपने अल्पसंख्यक जो वोट हैं, जो धर्म संप्रदाय के विशेष के वोट हैं, उसको साधने का काम कांग्रेस करती रही है। जी संजय जी, जिस तरह से मैंने राजनीतिक संरक्षण या सरकार के संरक्षण का आपसे सवाल पूछा, एक सवाल और पूछता हूं। जैसा कि आपने कहा कि जबरिया धर्मांतरण, तो जबरिया धर्मांतरण की थोड़ा सा परिभाषा बताएंगे? आपने सरकारी संरक्षण की परिभाषा तो बता दी अपने हिसाब से, अब जबरिया धर्मांतरण की परिभाषा बता दीजिए। देखिए, एक तो धर्मांतरण की जो आर्टिकल और जो सेक्शन 25 के अंतर्गत जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को और जो धर्मांतरण में लोग हैं उनको पढ़ लेना चाहिए, और पढ़कर एक बार आमने सामने बैठकर डिस्कस कर लेना चाहिए। जबरिया धर्मांतरण क्या होता है? देखिए, किसी गरीब व्यक्ति की गरीबी का मजाक उड़ाकर मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक भी प्रकरण क्यों आता है ऐसा कि वो आदमी वापस जाता है, कि वो घर वापसी क्यों करता है? यदि जबरिया धर्मांतरण न हो तो लोग वापस क्यों आए? देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान
विभिन्न प्रकार के धरातल, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, विभिन्न प्रकार की बोली, विभिन्न प्रकार के धर्म, और सबसे ज्यादा जो दुखदायी बात है, यहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, विशेषकर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ट्राइबल क्षेत्र का जो विषय है वहां पर रहते हैं, उनको जिस तरीके से एक प्रायोजित कार्यक्रम करके एक ट्राइबल क्षेत्र के अंदर में घुसकर जिस तरीके से गरीबी का मजाक उड़ाते हुए गरीबी में हम आपको समर्थन करेंगे, ऐसे अनेकों दर्जनों प्रकरण आप कहेंगे तो एक के बाद एक मैं इसको बता दूंगा, उसको ही कहा जाता है। और जब यदि वहां कोई पहुंचता है सामान्य तौर पर, वहां जब ये बातें खुलकर आती है तो वो घर वापसी करता है। आज किसी को धर्मांतरण के लिए घर घर घूमने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं, अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। हम ट्राइबल क्षेत्र को छोड़ दे, रायपुर का भाटागांव क्षेत्र जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत है, पादरी को पकड़कर लाए थे ना, पादरी को, उस व्यक्ति ने स्वीकार तो नहीं किया नहीं कि हाँ मैं अपनी सहमति से कर रहा हूं, उसने कहा किस तरह का मुझे प्रलोभन दिया जा रहा है। और ये तो पूरा भारत देश के अंदर में कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है, ये तो कार्ययोजना बनाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं ये, और इशू ये करेंगे, इशू वो करेंगे, ये तमाम प्रकार की चीजें होंगी, आपकी तकलीफें दूर होंगी, इस तरह की चीजों को करके उनको प्रलोभन देकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाकर जब इस तरह का धर्मांतरण चलिए संजय जी, मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगा, और उसका ही हमारा विरोध है। यदि कोई सामने आकर धर्मांतरण करेगा, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, ये आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है, क्या ये राजनीतिक आरोप भी हो सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो सभाएं होती, जो चंगाई सभाएं जिनको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, कि आप इन प्रभु की आराधना करेंगे या उनको प्रे करेंगे तो आपका ये दुख या ये रोग दूर हो जाएगा। और प्रलोभन की बात है तो पैसे की बात भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, ये भी सच है। पर सरकार उन जो शिकायतें हैं उन पर क्या कार्रवाई करती है? और जिस तरह से पुरानी बस्ती का मामला था, तो जो उनके एक धर्म विशेष के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, आप संविधान को जला दो, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई हुई? उनको क्या गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया? और जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ आती हैं, जैसा कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने कहा, उसमें समाज में आपस में टकराव की स्थिति बन रही है, और ये स्थिति कई जगह देखने में आती है, महासमुंद में, कोंडागांव जिले में, और जो आदिवासी बहुल इलाके हैं। और कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है उसको बल मिलता है। आपकी पार्टी इस दिशा में क्या करने जा रही? गंभीरता से राजनीतिक आरोप जो आप दे रहे हैं, जो उसका उत्तर दे रहे हैं, वो बात अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए ठोस कार्ययोजना सरकार के पास क्या है? जैसे कि आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में ज़्यादा धर्मांतरण हुआ, तो उसके लिए आपने कोई आयोग बनाया या कोई आपने जांच बैठाई जिससे ये तथ्य सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है? शिरीष जी, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम, संजय भाई को भी नमस्कार। बहुत विस्मरण कर चुके हैं संजय भाई, जितना मुंह में था विस्मरण उतना कर सकते थे, किया उन्होंने, और करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सूत न कपाहत जुलाहम से लट्ठम लट्ठा। तो भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है। अभी आपके संवाददाता बता रहे थे स्टार जैन कि पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार ने इन्हें ऐसा कोई मौका नहीं दिया है। इसी बौखलाहट में ये उन्मादी भाषा बोलने लगे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते साहब ने आज एक शब्द कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक से कुकर्म कराती है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जनसंघ का, हिंदू महासभा का इतिहास उठा के देख लें, इनका पूरा इतिहास सांप्रदायिक कुकर्मों से भरा हुआ है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले दामोदर सावरकर ने लाया था 1939 में या समथिंग उसके कुछ पहले। देश को चंद्रशेखर जी, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर हम कभी बात कर लेंगे, भारत पाकिस्तान कैसे बना उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। आप अभी छत्तीसगढ़ की बात करिए। शिरीष जी, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं, क्योंकि संजय भाई ने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है, तो प्रवचन जब दिया तो थोड़ा सा मैं भी दे लूं। बहुत सारी चंगाई सभा और दंगाई सभा रमन सिंह की सरकार में हुआ करती थी, और उनमें इनके मंत्री विधायक भी जाया करते थे। तो जब इनके मंत्री विधायक जाते तब उनको धर्मांतरण समझ में नहीं आया, और अब ये उनके हाथ से पूरे तोते उड़ गए हैं, तब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुरानी बस्ती की बात की, जिस व्यक्ति के ऊपर धर्मांतरण की बात हो रही थी उस व्यक्ति ने रिपोर्ट नहीं लिखाया, उसके छोड़े बाकी सभी लोगों ने रिपोर्ट लिखाया। जबकि आप जानते हैं प्रार्थी का आरोप लगाने के साथ साथ रिपोर्ट लिखाना भी अनिवार्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कुसित विचारधाराओं के साथ इस प्रकार की हरकत करती आई है,
और धर्म की बात करते हैं। ये इनको धर्म से लेना देना चाहिए, तो धर्म के ठेकेदार हैं। राम जी के नाम पे चंदा खा के भाग गए, आज भी उसका हिसाब दे नहीं पाए। अयोध्या में जमीन के नाम से रामलला की जमीन के पैसे का चंदा का हिसाब नहीं दे पा रहे। जमीन औने पौने दाम की जमीन को करोड़ों अरबों में खरीद। चंद्रशेखर जी विषय पे रहिए, विषय से भटकिए मत। राम जी के प्रति सेवा होना है तो देखिए, राम जी छत्तीसगढ़ के भांजा है। राम जी छत्तीसगढ़ के भांजा, और आके देखिए हम राम मधुगमन पर्व बना रहे, भांजा के सम्मान में कौशल्या। चंद्रशेखर जी विषय पे रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस प्रकार की बातें करते हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ सजग भी है और जिम्मेदार भी है, और हम अपने राज्य में इस प्रकार का कोई कृत्य ना होने दे रहे हैं, ना होने देंगे। और आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे अरमानों में हम पानी फेर के दिखाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के अरमानों में पानी फेरे या ना फेरे, यदि इस समस्या को लेकर जैसा आपने क्लेम किया है कि ना हो रहा है ना होने देंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी बातें तो फिर राजनीतिक है। समस्या नाम की कोई चीज नहीं, समस्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसकी सत्ता लोलुपता है। समस्या सिर्फ भाजपा और उसकी सत्ता लोलुपता। संजय जी, सीधा आरोप है आपकी पार्टी पर, सत्ता लोलुपता है आपकी। आपको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप धर्मांतरण के मुद्दे को मुद्दा बनाकर चुनाव की बैतरणी पार करना चाहते हैं। देखिए शिरीष जी, एक गंभीर विषय पर कांग्रेस के नेताओं का क्या वक्तव्य आता है, इससे समझ सकते हैं कि इनको केवल सत्ता सत्ता सत्ता, ऐसा लगता है मानो सत्ता सैकड़ों वर्ष इन्हीं के पास रहेगी या हमारे पास में रहेगी। देखिए, मुद्दे जो समय समय पर कुछ इस तरह की समस्याएं आती हैं, कुछ मुद्दे रहते हैं, उस पर खुलकर चर्चा करना चाहिए। आप सरकार में हैं, आपको बताना चाहिए कि सरकार का इसमें अगला कदम क्या होगा। लेकिन कोरा कागज, सुन लीजिए, कोरा कागज कोरा ही रह गया। इनको कहीं किसी विषय पर मालूम, क्योंकि गंभीरता ही नहीं है। धर्मांतरण हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, घर में सो रहे हैं, कोई केस हो गया, सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जशपुर घटना हो गई, कोई मतलब नहीं है। कवर्धा में दंगा हो रहा है, कहीं कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये सरकार, सुनिए, ये सरकार निकम्मी सरकार है सर, सुनिए। और दूसरा, ये जो कह रहे थे ना प्रवचन, वास्तव में इनका तो ये प्रवचन ही था। अब ये बात कह रहे थे, अब जरा खुलकर चर्चा हो जाने दीजिए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा, इन्होंने कहा वीर सावरकर, जिस वीर सावरकर को ये कोसते हैं, इन्होंने कहा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत पहले वीर सावरकर आपने स्वीकार कर लिया ना, तो फिर अब वीर सावरकर को कोसते क्यों है? उनको तो प्रेरणा स्रोत मानिए ना। वीर नहीं, अरे सुन लीजिए, प्रेरणा स्रोत मानिए। आपने कहा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत वीर सावरकर ने दिया, आपने ग्रहण कर लिया, दो राष्ट्र बन गया, अब उनका सम्मान करिए। आप गाली क्यों बकते हैं? आप उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं? तो केवल आप कुतर्क करना ये कांग्रेस की रीति नीति है। वैसे चंद्रशेखर जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत दामोदर सावरकर ने दिया था, और जैसा संजय जी ने कहा कि यदि आपने उनके सिद्धांत को मानकर देश को दो हिस्से में बांटा तो इसके लिए आपको सम्मान करना चाहिए। खैर, आप इस आरोप पर जवाब दीजिएगा। चंद्रशेखर शुक्ला जी, जैसा कि संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत मान लिया तभी देश का विभाजन हुआ, तो आपको सम्मान करना चाहिए सावरकर जी का। क्या आपके इस बयान से आपकी पार्टी सहमत होगी? फिर मैं इतिहास का भी छात्र हूँ और विधि के छात्र के साथ साथ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो आपका बयान की बात कर रहा हूँ, छात्र किस चीज के रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रस्ताव रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहती थी। इस देश को धर्म के आधार पर लड़ा के बंटवारा कराने वाली कोई व्यक्ति है, संस्था है, तो हिंदू महासभा, जनसंघ और आरएसएस है। और इस देश को धर्म के नाम पे आज तक उन्माद में ढकेल के देश को जला के उसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कोई काम किया है। सबसे बड़ा नेता कौन था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? भाजपा है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, उस समय का मास लीडर कौन था सबसे बड़ा? महात्मा गांधी जी थे। और कौन हो सकता है? महात्मा गांधी तो बड़ा, महात्मा गांधी जी सबसे बड़े नेता थे। फिर आप हिंदू महासभा या ऐसे संगठनों के बहकावे में कांग्रेस ने क्या ये कदम उठाया? क्या आप ये बात आधिकारिक रूप से कह सकते हैं? सीरीज जी, उसके फिर आपको हाँ, आधिकारिक रूप से इसके फिर बहस को थोड़ा और बढ़ाइएगा। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के तहत आरएसएस को और जिन्ना को बुलाया था इंग्लैंड, उसी दिन इस देश में धर्म के आधार पर लड़ाई की बीच फूट पड़ चुकी थी, और बंटवारा अंग्रेजों ने सावरकर और जिन्ना के साथ मिलकर कराया। कांग्रेस की सदैव विरोधी थी। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें व्यापक चर्चा होनी चाहिए। करवा लूंगा एक दिन व्यापक चर्चा, क्योंकि आपने एक नया मुद्दा छेड़ा है और बहुत अच्छा मुद्दा है। ना सरदार वल्लभ भाई पटेल तैयार थे, ना नेहरू जी थे, ना महात्मा गांधी जी तैयार थे,
और मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं कि उन घटनाओं के पीछे क्या कहानी हुई थी। आप भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप इस विषय में अच्छे से जानकारी रखते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही एकमात्र पार्टी है जिसने इस देश को उस झोंक में झोंका और आज तक धर्म के नाम पर देश को लड़ाती आ रही। संजय जी, आपकी पार्टी ने ही देश का विभाजन कराया है, शुक्ला जी का कहना है। देखिए ऐसा है, देखिए मैं तो शिरीष जी सुनिए, मैं तो धन्यवाद देता हूं इनको, बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ नहीं है संजय भैया, ये तथ्य है। कहते थे कि देश की आजादी में तो कांग्रेस का ही योगदान है, कांग्रेस ने देश आजाद करी है। अभी आज से नहीं कहेंगे वीर सावरकर का ही योगदान है, भले आप निराश की बात करें, कम से कम ये नहीं कहेंगे आज भी देश की आजादी में अब वीर सावरकर का ही योगदान है। इनके कथनानुसार और कल से क्लेम नहीं करेंगे कि कांग्रेस का योगदान, किया है, फिर कहते हैं लेने वाले कहे के वीर हो गए। मुझे लगता है देखिए पेंशन लेने वाले कहाँ के वीर हो गए, माफी मांगने वाले कहाँ के वीर हो गए। डबल गेम खेलते हैं ये तो वो लोग हैं मांगने वाले कहाँ के वीर हो गए, पार्टीशन करके वाले कहाँ के वीर हो गए। बनना है नेहरू जी को, अंग्रेजों की मुक्ति देने वाले, गवाही देने वाले कहाँ के वीर हो गए। और इसको किसने रोका था? अंग्रेजों की। जब आप दोनों छत्तीसगढ़ पर आ जाए तो ठीक होगा। युद्ध विराम का निर्णय किया गया था, वैसे आप दोनों छत्तीसगढ़ पर आ जाए तो बेहतर होगा नहीं तो वो पीओके की जो लड़ाई संजय जी ये कर्म आप लोगों ने किया है। संजय जी हो गया, आज के पन्नों पे दर्ज है कि जो पीओके आज पाकिस्तान ऑक्युपाई कहते हैं वो आपके कारण है, नेहरू जी के कारण है। तो मुझे लगता है संजय जी मुद्दे पर आ जाइए। चंद्रशेखर शुक्ला जी का काम कि धर्मांतरण हो जाए, वोट बैंक कांग्रेस का बढ़ जाए, आप दोनों मुद्दे पर आएंगे। यही काम में लगे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों का अस्तित्व मिट गया है देश से। आपको कहीं कोई मतलब नहीं, कवर्धा जल रहा है, ये हो रहा है, कहीं कोई मतलब नहीं। संजय जी लखीमपुर जाकर 50 लाख जा रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ के लोग रो रहे हैं, किसान 2 लाख नहीं दिया, 50 लाख वहां बांट के आ रहे हैं, जहां फायदा वहां पैसा फेंको। आप दोनों विषय से बाहर जाके बात कर रहे हैं, नहीं तो इस चर्चा का कोई मतलब नहीं रहने वाला है यदि आप विषय पे नहीं आएंगे तो। वीडियोग्राफी है, नहीं हम नहीं जा रहे हैं। देखिए वीर सावरकर का काम जिसने हो गया, वीर सावरकर हो गया, दामोदर सावरकर हो गया। अब मुद्दे पर आ जाइए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण क्या स्थिति है चंद्रशेखर शुक्ला जी? आजाद हुआ है, उसके पीछे किसी का हाथ है तो वीर सावरकर हैं, एक स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ में ना कोई धर्मांतरण हो रहा है ना स्टेप को, ये सिर्फ भाजपा की एक उपज है जो सत्ता लोलुपता है। इतना मिशनरी चर्च इनके शासन काल में बने हैं, जिनका चंगाई सभा इनके शासन काल में हुआ है। हमारे यहाँ तो एक भी नहीं हुआ है कोई चंगाई सभा दंगाई सभा, ना ही हमारे समय में एक भी चर्च बना है। रमन सिंह ऑफिशियली 45 बार से ज्यादा ईसाई मिशनरियों के कार्यक्रम में गए, उनके 15 साल के कार्यकाल में 45 बार से ज्यादा संजय जी इसका उत्तर दीजिए। कार्यक्रम में गए, इसके तथ्य है, रिकॉर्ड, और इस बात को कांग्रेस बता चुकी है। रमन सिंह जी 45 बार गए चेन्नई सभाओं में, समाज विशेष के कार्यक्रम में जाने में आपत्ति नहीं, लेकिन हाँ कांग्रेस की तरह चोरी छिपे पर्दे के पीछे हम धर्मांतरण का खेल नहीं खेलते हैं। हर समाज में आप करे तो वो, दूसरा करे तो आप। पता नहीं धर्मांतरण का खेल कौन खेल रहा है, धर्मांतरण पर राजनीति कौन कर रहा है, धर्मांतरण का सच क्या है। यदि सरकार इसमें कोई जांच करवाए या सरकार ऐसा कोई आयोग गठित करे जिसमें इसकी वस्तुस्थिति सामने आए, तो जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उस पर भी लगाम लगेगी, और साथ में यदि ऐसी कोई गतिविधि हो रही है तो उस पर भी लगाम लग सकेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।